गुड मॉर्निंग फ्रेंड, शारदा एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आधुनिक भारत के पार्ट 9 बनाने जा रहे हैं। इस वीडियो के माध्यम से हम आप लोगों को बताएंगे कि भारत में कौन कौन वायसराय बन के आए और उनके नेतृत्व में कौन कौन से प्रमुख कार्य किए गए। ये काफ़ी परीक्षा के लिए उपयोगी होता है कि कौन वायसराय कब आए और उनके नेतृत्व में कौन से प्रमुख कार्य किए गए। तो आइए हम आज इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे। सबसे पहले हम आपको थोड़ा सा पिछले वीडियो के विषय में चर्चा कर लेना चाहेंगे कि हमने पिछला वीडियो में बताए थे कि 1857 का विद्रोह खत्म हो जाता है। जब 1857 का विद्रोह खत्म होता है तो विद्रोह 1857 के विद्रोह में ही बताया गया था कि अंग्रेज का साम्राज्य बाल भर के लिए बचता है। और वही 1857 में विद्रोह समाप्त होने के बाद 1858 में जब विद्रोहियों सभी मारे गए तब अंग्रेज ने क्या किए कि ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त कर दिया 100%। अब भारत से ईस्ट इंडिया कंपनी चली जाएगी और यहाँ का साम्राज्य देख रेख के लिए डायरेक्ट इंग्लैंड के राजा के प्रतिनिधि यहाँ आएंगे जिन्हें वायसराय कहते हैं। ये एक अपने आप में अच्छा क्वेश्चन होता है कि वायसराय किसे कहा गया है। तो आप सीधा कहेंगे कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी की शासन इंडिया से समाप्त हो जाती है तो इंग्लैंड के राजा के प्रतिनिधि ही वायसराय कहलाते हैं। मतलब आप कह सकते हैं कि 1858 से लेकर जब तक हमारा देश आजाद नहीं होता है तब तक यहाँ उसी का वायसराय रहता है। मतलब आप कह सकते हैं कि वायसराय का रेंज जो है 1858 से लेकर 1947 तक, अर्थात इस वीडियो के माध्यम से हम 1858 से लेकर 1947 तक के जितने भी गवर्नर जनरल आए, जितने भी प्रमुख कार्य हुए या बड़ी घटना हुई, सभी को हम बारी बारी से समझेंगे। खैर चलिए, तो अभी आपको बताए थे कि 1957 में भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे। और पिछले वीडियो में भी आप देखे होंगे जिसमें आपका तीनों के विषय में बताया गया था। मतलब पार्ट 8 में दिखाया गया था कि लॉर्ड कैनिंग जो अंतिम गवर्नर जनरल होगा वही सब प्रथम वायसराय कहलाएगा। तो वही हुआ था, सबसे अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे। इन्हीं के नेतृत्व में 1857 का युद्ध लड़ा गया था और इन्हीं के नेतृत्व में भारत से गवर्नर जनरल का पद को हटाकर अब डायरेक्ट वहां के राजा के रिप्रेजेंटेटिव आने लगे जिन्हें वायसराय कहा गया है। मतलब आप कह सकते हैं कि भारत के प्रथम वायसराय इन्होंने ही बना था, लॉर्ड कैनिंग। ये एक अच्छा क्वेश्चन होता है कि भारत के प्रथम वायसराय कौन है, तो क्या कहा जा सकता है, लॉर्ड कैनिंग। चलिए, अब उसके बाद बताया गया है कि लॉर्ड कैनिंग के बाद लॉर्ड मेयो, इनको थोड़ा सा ध्यान दीजिए। लॉर्ड मेयो के विषय में हम आपको कुछ बातें बताना चाहते हैं। लॉर्ड मेयो जो है यह अमीरजादे थे। यह एक बहुत बड़े अमीर परिवार से थे, लेकिन इन्होंने ही राजा का दूत बन के, मतलब राजा का रिप्रेजेंटेटिव बनकर यहाँ आए थे जिनको वायसराय कहा गया है। ये 1869 में आए थे और 72 में इनकी कहानी खत्म हो जाती है। तो इसलिए इनके नेतृत्व में कौन कौन से मुख्य कार्य किए गए, तो बताते हैं कि अजमेर में मेयो कॉलेज की स्थापना। ये काफी स्टैंडर्ड कॉलेज, मतलब आप कह सकते हैं कि ये कॉलेज केवल अमीरजादों के लिए बनाया गया था, अमीर लोगों के लिए ही बनाया गया था, क्योंकि यहाँ काफी हाईफाई रखा गया था। तो आप इस बात को तो जान गए कि इनके नेतृत्व में क्या किया गया, मेयो कॉलेज का स्थापना जो अजमेर में स्थित है। अब कहा जाता है कि लॉर्ड मेयो की एक अफगान अंडमान निकोबार में हत्या कर देता है। मतलब ये बहुत बड़ी बात होती है कि भारत में अंग्रेज साम्राज्य, मतलब अंग्रेज का गवर्नर जनरल हो या वायसराय हो, ये प्रथम ऐसे वायसराय हैं
जिनको भारत में हत्या कर दिया गया है। इसके बाद आते हैं लॉर्ड लिटन। जैसा कि आप देख पा रहे हैं लॉर्ड लिटन का आपका वर्किंग टाइम क्या है, तो आइए हम दिखा देते हैं। लॉर्ड लिटन जो 1876 से लेकर 80 तक रहते हैं। इनका जो बताया गया है लॉर्ड लिटन जो है यह 1876 में आते हैं और यह 80 में चले जाते हैं। तो इनका सबसे प्रमुख कार्य, सबसे पहला कार्य यह है कि इन्होंने ही मतलब आप कह सकते हैं कि लॉर्ड लिटन के समय में यह 1876 में वर्नाकुलर एक्ट पारित किया गया। वर्नाकुलर एक्ट आप लोग शायद नहीं समझ पा रहे होंगे। कहा जाता है कि वर्नाकुलर एक्ट का मतलब होता है कि जिसके कारण क्षेत्रीय भाषाओं में जो समाचार पत्र निकलते थे उसे बंद कर दिया गया। जैसा कि आप भी पिछले वीडियो में भी हम आपको बताए थे कि 1835 से लेकर 36 में एक गवर्नर आए थे, गवर्नर जनरल, मतलब 1835 से 36 में एक गवर्नर भारत के गवर्नर जनरल आए थे जिनका नाम था चार्ल्स मेटकॉफ। इन्हें कहा जाता है प्रेस का मुक्तिदाता। मतलब इन्होंने ही प्रेस का आजादी दिया था कि प्रेस किसी के विषय में भी कुछ भी छाप सकता है। इसलिए चार्ल्स मेटकॉफ को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। लेकिन प्रेस वालों भी क्या करते हैं कि अनाथ बहुत सारे बातें निकाले जा रहे थे अंग्रेज साम्राज्य के खिलाफ। तो होता क्या है कि 1876 में वर्नाकुलर एक्ट पारित किया जाता है जिसके कारण क्षेत्रीय भाषाओं समाचार पत्र निकालने पर 100% प्रतिबंध लगा दिया जाता है। अब केवल इंग्लिश भाषा में ही समाचार पत्र निकलेंगे। चलिए, दो बातें तो आप इसमें सीखे। पहला बताया जा रहा है कि 1876 में वर्नाकुलर एक्ट पारित किया गया। किस समय में? लॉर्ड लिटन के समय में। अगला बताया गया कि 1877 में महारानी विक्टोरिया को सामग्री, अब कहा जा रहा है कि 1877 में सामग्री का उपाधि किसने दिया? लॉर्ड लिटन ने ही दिया। सामग्री का मतलब होता है कि केसरी हिंद के भारत में केसरी हिंद घोषित कर दिया गया महारानी विक्टोरिया को। अगला बताया गया है कि भारतीय सिविल सर्विस परीक्षा, मतलब भारत का जो सिविल सर्विस परीक्षा होता है उसमें उस समय उम्र 21 वर्ष रखा गया था, अधिकतम उम्र 21 वर्ष। तो कहा गया कि ये अधिकतम उम्र 21 वर्ष को घटाकर 19 वर्ष कर दिया गया। क्यों? क्योंकि कोई भी भारतीय पदाधिकारी नहीं बन सके। चलिए, और इस चीज को अगर आज देखा जाए तो बच्चा 19 वर्ष में तैयारी करना शुरू ही करता है, जबकि उस समय की बात मतलब 1877 के आसपास की बातें हैं, जिस समय कहा जाता है कि 19 वर्ष में ही सिविल सर्विस परीक्षा को कंप्लीट करना होता था। चलिए, इस समय भी आप सुने होंगे। इसमें एक बात है, और 1972 में प्रथम बार जनगणना, 10 वर्षीय जनगणना जो होता है वो प्रथम बार करवाया गया था, लेकिन ये कोई उतना खास सक्सेसफुल नहीं रहा। तो लॉर्ड लिटन के समय में कौन कौन सी बात बताया गया? तो सबसे पहले क्या कहेंगे, वर्नाकुलर एक्ट ये पारित करते हैं। वर्नाकुलर एक्ट में बताया गया था कि समाचार पत्रों को क्षेत्रीय भाषाओं में प्रिंट करने के लिए प्रतिबंध लगाया गया। दूसरा आपको बताया गया था कि इन्हें सामग्री का मतलब 1877 में महारानी विक्टोरिया को सामग्री मतलब केसरी हिंद घोषित कर दिया गया। तीसरा बताया गया कि भारतीय सिविल सर्विस परीक्षा का उम्र 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष कर दिया गया। इस प्रकार अगले वायसराय के रूप में लॉर्ड रिपेन आते हैं। इनका कुछ विशेष महत्वपूर्ण योगदान यहाँ रहा है। खास करके ये
देखिए यहाँ बताया गया कि 10 वर्षीय जनगणना की शुरुआत इन्होंने ही शुरुआत करवाया। जो आज हम लोग जनगणना देख रहे हैं, जो हमारे देश में 10 वर्षीय जनगणना होती है, वह किसका देन है? तो लॉर्ड रिपेन का। क्योंकि आप यहाँ देख पा रहे हैं 1881 में पहला जनगणना, 1891 में दूसरा, फिर 2001 में तीसरा, फिर 2011 में चौथा और 2021 में 5वां जनगणना होने वाला है। तो इस प्रकार आपको ये भी कंप्लीट होगा कि ये जो 10 वर्षीय जनगणना होता है ये कैमा बार हो रहा है। तो आप यहाँ से अपना कैलकुलेट करके बता सकते हैं कि 2021 में होने वाला जो 10 वर्षीय जनगणना है वह कैमी बार हो रही है। तो ये एक अच्छा कार्य किया गया था। दूसरा बताया गया कि 1881 में कारखाना अधिनियम पारित किया गया। लॉर्ड रिपन के समय में ही 1881 में कारखाना अधिनियम पारित किया गया। चलिए, अब उसके बाद आ गया डफरिन। डफरिन का नाम सुने होंगे, जब आप भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पढ़ते होंगे तो उस समय डफरिन का नाम सुने होंगे कि डफरिन के नेतृत्व में ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुआ है। इसलिए लोग मानते भी थे, मतलब आप कह सकते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है वह लॉर्ड डफरिन का दिमाग का उपज है। उन्होंने अपने सुविधा के लिए ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किया है। इसके बारे में आपको फिर जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पढ़ाया जाएगा तो उसमें विशेष रूप से बताया जाएगा कि अंग्रेज का कितना योगदान इस संस्था में रहा है। ये आपको अगले वीडियो में बताया जाएगा। इस प्रकार आप देख रहे होंगे कि फिर अगला कौन आते हैं? लैंसडाउन। अगला वायसराय के रूप में लैंसडाउन आते हैं, जो 1881 से लेकर 1891 तक रहते हैं। अब कहा गया कि इन्होंने द्वितीय कारखाना अधिनियम पारित किया गया। लैंस के नेतृत्व में कहा गया है कि लैंसडाउन के नेतृत्व में द्वितीय कारखाना अधिनियम पारित किया गया है, जिसमें काम और पैसा दोनों को निर्धारित किया गया है। पहले ऐसा होता था कि किसी भी लेबर को 15 घंटे, 18 घंटे, 20 घंटे पीट के काम करवाया जाता था और उसका कोई भी प्रशासनिक मदद नहीं हो पाता था। लेकिन कहा गया कि लैंसडाउन के नेतृत्व में द्वितीय कारखाना अधिनियम पारित किया गया और जिसके अंतर्गत समय और पैसा दोनों को निर्धारित किया गया। इस प्रकार आप देख पा रहे हैं 1893 में, मतलब 1893 लैंसडाउन के नेतृत्व में ही 1893 में बाल गंगाधर तिलक द्वारा मुंबई में गणेश महोत्सव की शुरुआत हुआ। मतलब कहा जा रहा है कि ये सब इनके दिमाग का उपज था बाल गंगाधर तिलक का, कि हम लोग इसी महाउत्सव के द्वारा ही सब लोगों से मिलेंगे। इसलिए इन्हीं के द्वारा कहा जा रहा है कि बाल गंगाधर तिलक के द्वारा ही मुंबई गणेश उत्सव का शुरुआत किया गया। कब? 1893 में। अब आप याद कीजिए कि इस समय 1893 में ही गांधी जी साउथ अफ्रीका जाते हैं, लंदन से साउथ अफ्रीका जाते हैं। चलिए, ये 1893 बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, इसलिए इसको थोड़ा सा विशेष रूप से 1893 बहुत इंपॉर्टेंट डेट है। आप देखेंगे तो और भी बातें बताया जाएगा, लेकिन आप मुख्य रूप से यही याद रखें कि गांधी जी का लंदन से साउथ अफ्रीका जाना 1893 ही है। बाल गंगाधर मतलब गणेश महोत्सव जो महाराष्ट्र में मनाई जाती है, उसका शुरुआत किनके द्वारा किया गया? तो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा किया गया है। चलिए, अब उसके बाद आते हैं लॉर्ड कर्जन। अगले गवर्नर जनरल के रूप में लॉर्ड कर्जन जो आते हैं, यह 1899 से लेकर 905 तक के यहाँ रहते हैं। अब बताया जा रहा है कि लॉर्ड कर्जन के समय में ही, आप ध्यान देखे होंगे कि लॉर्ड कर्जन के समय में ही बंगाल का विभाजन, मतलब 1905 में आप सुने होंगे कि 1905 में बंगाल का विभाजन होता है। तो वही 1905 में जो बंगाल का विभाजन होता है वह किसके नेतृत्व में होता है? तो लॉर्ड कर्जन के नेतृत्व में ही होता है। दूसरे बताया गया
कि लॉर्ड कर्जन के समय में ही मतलब 1905 में ही रेलवे बोर्ड की गठन किया जाता। आज जो रेलवे बोर्ड आप देख पा रहे हैं, अब तो बहुत सारे रेलवे बोर्ड बढ़ गए हैं, लेकिन उस समय 1905 में सर्वप्रथम रेलवे बोर्ड किसके नेतृत्व में बना? लॉर्ड कर्जन के समय में। चलिए, उसके बाद आप सुने होंगे लॉर्ड मिंटो। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं, ये लॉर्ड मिंटो द्वितीय जो 1905 से लेके 1910 तक के रहते हैं, और इनके नेतृत्व में बहुत सारे कार्य किए गए हैं। कुछ जो इम्पोर्टेंट कार्य है वो आपको यहाँ दिखाया गया। कहा जाता है कि वह 5 में आते हैं और 6 में मुस्लिम लीग की स्थापना कर देते हैं। मतलब इन्हीं के समय में ही मुस्लिम लीग की स्थापना किया गया है। मतलब 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना, 5 में बंगाल का विभाजन और 6 में मुस्लिम लीग की स्थापना, और 7 में कांग्रेस दल टूट जाता है। कांग्रेस मतलब 2 भागों में टूट जाता है, नरम दल और गरम दल। तो आप यहाँ देख पा रहे हैं कि 1907 में कांग्रेस जो है वह 2 भागों में बढ़ जाती है, गरम दल और नरम दल में विभाजित हो जाती है। उसके बाद उसी समय गरम दल का संस्थापक बाल गंगाधर तिलक होते हैं। इसी कारण उनको 1908 में 6 वर्षीय कारागार की सजा मिलती है। अब यहाँ इंपॉर्टेंट क्या होता है कि उन्हें कहाँ के जेल में सजा मिली थी? तो कहा जाता है कि उन्हें बर्मा के देश में, मतलब उस समय के ज्यादातर कैदियों को बर्मा ही भेज दिया जाता था। बर्मा के मांडले जेल में उनको 6 वर्ष की सजा काटनी पड़ी थी। अब आइए, अगला एक है 1909 में, ये कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 1909 में मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम, अंग्रेज के द्वारा हर 10 वर्ष में एक नियम लाने का प्रावधान था। तो वही 1909 में मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम, मार्ले का मतलब आप समझ रहे होंगे, ये भारतीय सचिव होते थे, और मिंटो लॉर्ड मिंटो को कहा गया है जो यहाँ के अध्यक्ष होते थे। मतलब ये जो अधिनियम लाया जाता था, इस नियम का सचिव भारतीय होते थे और चेयरमैन मतलब अध्यक्ष अंग्रेज होते थे। तो वही कहा गया मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम। तो मार्लो मतलब भारतीय सचिव का नाम है। चलिए, मिंटो सुधार अधिनियम तो समझ ही रहे हैं, मिंटो इनके समय में लाया गया है, इसलिए मिंटो लिखा जाता है। तो इस प्रकार आप देखेंगे कि 1909 में मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम पारित किया जाता है। चलिए, अब हम आपको अगले वायसराय से मिलवाते हैं, जिनका नाम है लॉर्ड हार्डिंग्स। इनको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, इनका बेचारा लक बहुत बेटर होता है, जिसके कारण ये जिंदा बच जाते हैं। आइए इनकी कहानी सुनाते हैं। कहा गया कि ये 1910 में आते हैं और वे यहाँ 16 तक अपना कार्यभार संभालते हैं। लेकिन उसी समय क्या होता है कि 1911 में बंगाल का विभाजन रद्द। आप यहाँ देखे होंगे या सुने होंगे कि जब जॉर्ज पंचम दिल्ली आते हैं तो सबसे पहले बंगाल का विभाजन रद्द करते हैं, ये आप सुने भी होंगे। तो खैर चलिए, हम आपको अब बताते हैं कि 1911 में बंगाल का विभाजन रद्द कर दिया जाता है। किसके द्वारा? तो जॉर्ज पंचम के द्वारा। भारत की राजधानी कोलकाता से हटाकर नई दिल्ली कर दिया जाता है, वो भी लॉर्ड हार्डिंग के नेतृत्व में ही, मतलब लॉर्ड हार्डिंग के समय में ही। चलिए, अब एक सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ ये है कि लॉर्ड हार्डिंग के समय में ही 1912 में बंगाल से बिहार अलग हुआ। ये जब हम लोग बिहार स्पेशल पढ़ते हैं तो उस समय ये चीजें काफी इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए इसको थोड़ा सा मुख्य रूप से ध्यान रखेंगे कि 1912 में बंगाल से बिहार को अलग कर दिया जाता है। और उसी के समय में, मतलब कह सकते हैं कि 10 से 16 के बीच में ही आप सुने होंगे, आपका 15 में प्रथम विश्व युद्ध शुरू होता है। प्रथम विश्व युद्ध, जब आपको विश्व हिस्ट्री पढ़ाया जाएगा तो उस समय आपको, या मतलब वर्ल्ड हिस्ट्री जब पढ़ाया जाएगा तो उस समय प्रथम विश्व युद्ध का विशेष रूप से वर्णन किया जाएगा। लेकिन इस समय भारत में कौन वायसराय है? तो लॉर्ड हार्डिंग।
चलिए, अब आपको सुने होंगे ये 9 जनवरी, ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है कि हमारे गांधी जी भारत कब आए थे। तो कहा जाता है कि 9 जनवरी 1915 को ये भारत आते हैं, इसलिए 9 जनवरी को यहाँ प्रवासी दिवस मनाया जाता है। चलिए, यहाँ से 2-3 क्वेश्चन कंप्लीट बनता है कि 9 जनवरी को ही प्रवासी दिवस मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि 9 जनवरी 1915 को गांधी जी भारत आए थे। कहां से? तो साउथ अफ्रीका से। चलिए, अब कहा जाता है कि 1915 में ही गांधी जी 15 में ही आते हैं और 15 में ही गोपाल कृष्ण गोखले एवं फिरोज शाह मेहता की मृत्यु हो जाती है। आइए हम आपको यहाँ एक छोटी सी बात बताना चाहेंगे। अभी आप लोग सुने होंगे कि महात्मा गांधी की राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे, लेकिन देखिए कितना कम समय में 15 में गांधी जी आते हैं और 15 में ही इनकी मृत्यु हो जाती है गोपाल कृष्ण गोखले की। मतलब आप कह सकते हैं कि राजनीतिक गुरु हैं, लेकिन कितना दिनों साथ रहे होंगे? तो लगभग 2 से 3 महीना ये लोग साथ रहे। इतना ही में गोपाल कृष्ण गोखले की मृत्यु हो जाती है और गांधी जी हमेशा उनके परिचर्चा करते रहते हैं कि ये ज्ञान हमको गोखले जी से मिला था या गोखले जी ऐसा बोला करते थे। इसलिए यह प्रचलित हो गया कि गोपाल कृष्ण गोखले ही ने गांधी जी का राजनीतिक गुरु थे। ऐसा नहीं है कि लोग बहुत सालों से एक दूसरे के साथ थे, ऐसा कोई भी बातें नहीं है। आप भी यहाँ देख पा रहे होंगे कि 15 में गांधी जी भारत आते हैं और 15 में गोपाल कृष्ण गोखले की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद आप देख पा रहे होंगे 12 दिसंबर 1912 में इंग्लैंड के राजा जॉर्ज पंचम दिल्ली आते हैं और उस समय रविंद्र बाबू के द्वारा जन गण मन गाया जाता है। मतलब यह हमारा जो राष्ट्रीय सॉन्ग है, इसको सर्वप्रथम अंग्रेजों के सामने ही गाया गया था और वही जन गण मन सुनकर जॉर्ज पंचम काफी खुश हो गया था। चलिए, अब आगे आप देख रहे होंगे कि जब जॉर्ज पंचम दिल्ली आए हुए थे, उस समय यहाँ का वायसराय दिल्ली जा रहे थे। दिल्ली जाने जैसे ही प्रवेश किए, उन पर बम फेंका गया, लेकिन इनका लक अच्छा था कि ये बच गए। चलिए, तो लॉर्ड हार्डिंग के समय में कितने प्रमुख काम किए गए आप फिर से एक बार थोड़ा सा देख लीजिए। 1911 में बंगाल का विभाजन होता है। उसके बाद क्या बताया गया कि भारत की राजधानी कोलकाता से हटाकर दिल्ली कर दिया जाता है। फिर 1912 में बंगाल से बिहार को अलग किया जाता है। उसके बाद प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत इन्हीं के समय में हुई। 1915 को ही गोपाल कृष्ण गोखले और फिरोज शाह मेहता की मृत्यु हो जाती है। इसी के नेतृत्व में 12 दिसंबर 1912 को इंग्लैंड के राजा जॉर्ज पंचम दिल्ली आते हैं। ये तमाम सारी बातें किसके समय में किया गया? तो लॉर्ड हार्डिंग के समय में। मतलब इनको लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय भी कहा जाता है। चलिए, अब आप एक देख पा रहे होंगे लॉर्ड जेम्स फोर्ड। अब ध्यान दीजिए कि यहाँ एक देखिए अधिनियम आया था, मार्ले मिंटो अधिनियम 1909 में। अब फिर 10 वर्षों के बाद आएगा, तो वही बताया गया कि 1919 में मॉन्टेग्यू जेम्स फोर्ड सुधार अधिनियम। मतलब यहाँ लॉर्ड जेम्स फोर्ड जो है 1916 में 16 से 21 तक के यहाँ रहे हैं। मतलब 16 से 21 तक के भारत का वायसराय यही थे। उसी समय 1919 में मॉन्टेग्यू जेम्स फोर्ड सुधार अधिनियम आता है। मॉन्टेग्यू कौन होगा? तो भारतीय सचिव, और जेम्स फोर्ड कौन होंगे? तो ये वायसराय। इन्हीं के समय 1916 में BHU का स्थापना किया गया है। अब कहा गया कि BHU की स्थापना थोड़ा सा इम्पोर्टेंट होता है, जो शायद आप लोगों को नहीं पता है। ये इसके विषय में फिर आपको आगे बताया जाएगा। उसके बाद बताया गया कि 1920 में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना होती है। रौलेट एक्ट, जालियांवाला बाग हत्याकांड, चंपारण सत्याग्रह और असहयोग आंदोलन की शुरुआत सभी
लॉर्ड जेम्स फोर्ड के समय में ही होता है, मतलब ये सभी 21 के पहले होता है। इस प्रकार आप याद रखेंगे कि कौन कौन से गवर्नर जनरल आते हैं, कौन कौन से वाइसराय आते हैं, तो आप इस प्रकार देख पाए। हमें लग रहा होगा कि अब आप समझ पा रहे होंगे, इसलिए अब आपको एक आगे और हम भी दिखाते हैं। अभी तो हम लोग कितना 1921 ही पहुंचे हैं, अभी हम लोगों को 47 तक पहुंचना, 47 नहीं 50 तक पहुंचना है। तो चलिए अब हम आगे बात करते हैं। अगले वाइसराय के रूप में आते हैं लॉर्ड रीडिंग, जो 1921 से लेकर 1926 तक रहते हैं। अब कहा जाता है कि उन्हीं के समय में 1 नवंबर 1921 को प्रिंस ऑफ वेल्स भारत आते हैं, पहला। दूसरा बताया गया कि चौरा चौरी हत्याकांड आप सुने होंगे, तो चौरा चौरी हत्याकांड जो होता है वह लॉर्ड रीडिंग के समय में ही होता है। और कहा गया कि गांधी जी के द्वारा चलाए गए असहयोग आंदोलन, जो गांधी जी के द्वारा चलाया गया था असहयोग आंदोलन, उसकी समाप्ति हो जाती है। इस प्रकार कहा गया कि लॉर्ड रीडिंग के समय में ये 3 प्रमुख कार्य हुए हैं। 1 नवंबर 1921 के प्रिंस ऑफ वेल्स को भारत आना, दूसरा चौरी चौरी हत्याकांड, तीसरा असहयोग आंदोलन। उसके बाद जो है महत्वपूर्ण वायसराय के रूप में लॉर्ड इरविन आते हैं। इनके समय में कुछ विशेष कार्य होता है, इसलिए इनको थोड़ा सा हम ध्यान से देखेंगे। तो कहा गया कि लॉर्ड इरविन 1926 से लेकर 1931 तक रहते हैं। 1926 से 1931 तक रहते हैं, 26 तक तो लॉर्ड रीडिंग ही रहते हैं। अब कहा गया कि जब ये वायसराय बन के यहाँ आते हैं, तो कहा गया कि इन्हीं के नेतृत्व में, मतलब इन्हीं के समय में 1927 में साइमन कमीशन का गठन होता है। 1927 में साइमन कमीशन की गठन होता है और 1928 में भारत में साइमन कमीशन का आगमन हो जाता है। और वही साइमन कमीशन का विरोध करने पर 1928 में ही लाला लाजपत राय की हत्या कर दी जाती है। तो कहा गया, अगला बताया गया कि कांग्रेस लाहौर अधिवेशन, इन्हीं के समय में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन जो 1929 में होता है, उसमें पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव रखा जाता है और उसी समय पारित होता है। अगला आप देख पा रहे हैं दांडी यात्रा सविनय अवज्ञा आंदोलन। अगला जो बताया गया है, गांधी जी का जो सविनय अवज्ञा आंदोलन चलते हैं, दांडी यात्रा जो नमक के कानून तोड़ के सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ करते हैं। उसके बाद अगला बताया गया कि लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन होता है। तो इस प्रकार आप देख पाए कि लॉर्ड इरविन के समय, मतलब 26 से लेकर 31 तक के बीच में कौन कौन से प्रमुख कार्य होते हैं। तो सबसे पहले बताया गया कि 1927 में साइमन कमीशन का बनना और 1928 में साइमन कमीशन का भारत में आगमन हो जाता है। और वही साइमन कमीशन का विरोध करने पर 1928 में लाला लाजपत राय की हत्या हो जाती है। फिर अगला आप देख पा रहे होंगे कांग्रेस लाहौर अधिवेशन। कांग्रेस का जो लाहौर अधिवेशन 1929 में होता है, उसमें प्रथम बार पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव रखा जाता है। अगला बताया गया कि गांधी जी का जो दांडी यात्रा है, जो नमक का कानून तोड़कर सविनय अवज्ञा आंदोलन आरंभ करते हैं। और उसी समय, मतलब उसी के समय में प्रथम गोलमेज सम्मेलन लंदन में होता है, जिसमें गांधी जी भाग नहीं लेते हैं। इस प्रकार अगले गवर्नर के रूप में लॉर्ड वेलिंगटन आते हैं। अगले गवर्नर के रूप में लॉर्ड वेलिंगटन आते हैं, जो 1931 से लेकर 1936 तक रहते हैं। कहा गया कि इनके समय में कोई कुछ खास नहीं हुआ था, बट यह बताया गया कि इनके समय में द्वितीय एवं तृतीय गोलमेज सम्मेलन आयोजन हुआ था। यही द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी भाग लेते हैं और वह फिर तृतीय गोलमेज सम्मेलन में नहीं लेते हैं। जब द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी भाग लेने लंदन जाते हैं, तो उस समय वह राजपुताना जहाज से वहां जाते हैं और वहां के जो ब्रिटिश सांसद
कह सकते हैं, मतलब वहां के जो प्रधानमंत्री थे, ब्रिटिश प्रधानमंत्री चर्चिल, विंस्टन चर्चिल ने ही गांधी जी को अर्धनग्न फकीर कहा था। इस प्रकार आप देख पाए कि गोलमेज सम्मेलन द्वितीय और तृतीय, पर अब यहाँ ध्यान रखना है कि प्रथम में गांधी जी भाग नहीं लेते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ असहयोग आंदोलन चलते सविनय अवज्ञा आंदोलन चलते रहता है, इसलिए इस आंदोलन को छोड़कर वो नहीं जाते हैं। फिर दूसरे में वह जाते हैं और फिर वह पुनः तीसरे में नहीं जाते हैं। अब कहा गया कि अगले वायसराय के रूप में कौन आ रहे हैं? तो लॉर्ड लिथगो। अगले वायसराय के रूप में कौन आ रहे हैं? लॉर्ड लिथगो। इस प्रकार आप देख रहे हैं कि ये 1936 से 1944 तक के रहते हैं। इन्हीं के नेतृत्व में, मतलब इन्हीं के समय में द्वितीय विश्व युद्ध शुरू होता है। तो मार्च 1942 को क्रिप्स मिशन भारत आता है और उसी समय भारत छोड़ो आंदोलन का आरंभ होता है। इस प्रकार आप यहाँ तक देख पाए। अब आइए हम आगे बता देंगे कि अगले प्रमुख गवर्नर के रूप में कौन आते हैं? लॉर्ड वेवेल आते हैं 1944 से 1947 तक। इनको ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल ने भेजता है। क्यों? क्योंकि यहाँ समझौता करना होता है। इसलिए कहा जा रहा है कि 25 जनवरी 1945 को शिमला समझौता का आयोजन किया जाता है और मार्च 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आते हैं। अब हम आपको बताएंगे कि अगले अगले वायसराय के रूप में लॉर्ड माउंटबेटन आएंगे, जो 1947 से 1948 तक 1 साल के लिए ही यहाँ आते हैं। और कहा जाता है कि लॉर्ड माउंटबेटन भारत के अंतिम वायसराय हैं और स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल हैं। इसलिए यहाँ बताया गया है कि लॉर्ड माउंटबेटन भारत के अंतिम वायसराय थे एवं स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कहे जाते हैं। माउंटबेटन की योजना के आधार पर ही भारत का विभाजन हुआ। मतलब लॉर्ड माउंटबेटन के समय में कौन कौन से प्रमुख कार्य होते हैं, तो हम आपको बता देते। पहला ये प्रमुख कार्य बताया गया कि माउंटबेटन की योजना के आधार पर ही भारत का विभाजन होता है। और दूसरे प्रमुख कार्य कि 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद में भारतीय स्वतंत्रता का अधिनियम पारित हो जाती है। मतलब आप लोग जो कहते हैं कि हमारा देश को लड़के आजाद किया गया, जो भी किया गया, लेकिन यहाँ स्पष्ट दिखाया गया है कि ब्रिटिश संसद में वहां पास किया गया, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित किए गए। चलिए एक नोट हम आपको बता दें कि भारत के स्वतंत्रता के समय ब्रिटिश के प्रधानमंत्री कौन थे? क्लीमेंट इटली थे। अगर ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है कि जिस समय हमारा देश आजाद हुआ था उस समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे, तो कहा जाता है कि उस समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट इटली था। अब हुआ क्या कि हमारा देश आजाद हो चुका था, 1947 आ चुका था। उसमें स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल किनको बनाया गया था? लॉर्ड माउंटबेटन को बनाया गया था। लेकिन बहुत सारे लोगों को विरोध करने पर फिर उनको हटाकर 1948 में सी गोपालाचारी, मतलब चक्रवर्ती राजगोपालाचारी को भारत का प्रथम कहिए या अंतिम कहिए, जो भी, यही सबसे प्रथम और अंतिम गवर्नर जनरल बनते हैं। वो भी स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल। यहाँ क्वेश्चन पर ध्यान देना होता है कि मुख्य रूप से आप क्या ध्यान रखेंगे? स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल या स्वतंत्र भारत के स्वतंत्र भारत के अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल, जो भी कहिए, सब आपका यही है। जब हमारे देश का संविधान लागू हो जाता है, मतलब 26 जनवरी 1950 को जब हमारा संविधान लागू हो जाता है, तब यही पद को हटाकर राष्ट्रपति बना दिया जाता है। इस प्रकार हम आप लोगों के बीच वायसराय की संपूर्ण कहानी बताए। तो आप लोगों को एक सजेशन दिया जाता है कि इसका तीनों पार्ट देखें, तब आप अच्छे तरह से समझ पाएंगे।
और अगर हो सके इसको पेन डाउन करना न भूलें। वैसे इसका PDF इसमें डाल दिया जाएगा। इस प्रकार आप हमारे साथ बने रहें। अगले वीडियो में अब हम आप लोगों को जो बताए थे डफरिन के द्वारा, मतलब डफरिन का जो दिमाग का उपज है, मतलब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, अब उसी के विषय में बात करेंगे। उसमें लगभग 2-3 पार्ट बनाया जाएगा, क्योंकि उसका जो महत्वपूर्ण अधिवेशन है वो हम आप लोगों के बीच बताएंगे, क्योंकि वह परीक्षा के लिए ज्यादातर उपयोगी होते हैं। धन्यवाद।